Hello students, today we are going to discuss the topic Van't Hoff factor। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक थोड़ा सा हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं रिवाइज करेंगे जो इस टॉपिक में एप्लीकेबल होगा। यू नो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एज colligative properties। We also studied that observed molar mass of the solute is inversely proportional to the colligative property। Colligative property and molar masses of the solute, they are inversely proportional to each other। हमने अपने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं। अगर हम कोई सॉल्यूट लें, सॉल्वेंट में डालें और सॉल्यूशन बनाएं, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आता है इन द सॉल्यूशन, मीनिंग solute particles neither undergo dissociation nor undergo association। तो ऐसे केस में अगर हम 1 मोल solute particles लेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर उनका नंबर 1 मोल ही रहेगा। ऐसे केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें वही वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जो हमने सॉल्यूशन में यूज किया है, अगर सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स का अगर डिसोसिएशन हुआ तो सॉल्यूट पार्टिकल ब्रेक होंगे और स्मॉल छोटे छोटे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसा होने पर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में इंक्रीज आ जाएगी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा सॉल्यूशन का वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें वो वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में चेंज आ गई। हमने अगर 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल डाले थे सॉल्यूशन में, उनका डिसोसिएशन हो गया, और लेट अस सपोज 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल मिल गए। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्या सपोज करके कि उसमें 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल है, लेकिन सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो गया और जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मिल रहा है वो हमें लेट अस सपोज 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के लिए अब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन हो गया। इसका मतलब इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू मिलना चाहिए, वो वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नहीं मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में चेंज आ जाती है। इन द सिमिलर वे, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स
अंडरगो एसोसिएशन इन द सोल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल अगर आपस में एसोसिएट करते हैं और बिगर साइज के सॉल्यूट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इससे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज कर जाएंगे। और फिर से क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में डिक्रीज आ गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू में भी डिक्रीज आ जाएगी, और जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर सॉल्यूट का ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा इन दी सोल्यूशन। ऐसी कंडीशन में जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू, हमें वही वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो गया और एसोसिएशन हो गया, तो हम जो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, हमें उससे हटकर कोई और वैल्यू मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। इसी को करेक्ट करने के लिए एक फैक्टर was introduced, and that is Van't Hoff factor। तो होप करता हूं एक छोटे मोटे मेरी इंट्रोडक्शन आप समझ रहे होंगे। कहां पे रिक्वायरमेंट आती है वैंट हॉफ फैक्टर की? सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में चेंज आ गया बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, तो जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, हमें उससे हटकर न्यू वैल्यू मिल जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। इसी को करेक्ट करने के लिए 1880 में a factor was introduced, and that factor was called as Van't Hoff factor, which is represented by the symbol I। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज वैंट हॉफ फैक्टर। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड की है, और मैं फिर से चाहूंगा कि एक पॉइंट का फिर से खास ध्यान दें। जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक अंडरस्टैंड किए हुए हैं, वो एप्लीकेबल तभी है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंज सॉल्यूशन के अंदर ना आए। अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गया, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में चेंज आएगी। उस समय जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट आ जाएगी। और इसी को करेक्ट करने के लिए वैंट हॉफ फैक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी एट द बोर्ड क्या स्टेटमेंट हो सकता है वैंट हॉफ फैक्टर का। तो बड़े ध्यान से स्टूडेंट यहां बोर्ड पे देखिएगा। वैंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय वैंट हॉफ इन द ईयर ऑफ 1880। It is defined as the ratio of, I repeat, it is defined as the ratio of observed value of colligative property to the normal value of colligative property। रिपीट कर लेता हूं एक बार। रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ colligative property to the नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड करने से पहले ये देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों के मीनिंग क्या है। हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का इधर हो गया डिसोसिएशन और हो गया एसोसिएशन। ऐसा होने पर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में
चेंज आ गया। और इसके बाद जब आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे आफ्टर द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, दैट विल बी दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और जब आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड मोलर मास। होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। आफ्टर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जो वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का आप डिटरमाइन करेंगे, दैट विल बी द एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मोलर मास जो फाइंड आउट किया जाएगा सॉल्यूट का, दैट विल बी द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बिफोर द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट, जो आप सॉल्यूट का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेंगे, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, which is also called as theoretical value of colligative property। और इसी नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके जो सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट किया जाएगा, दैट विल बी दी नॉर्मल मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास। तो होप करते हैं आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, किसको कहेंगे वैन हॉफ फैक्टर? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, सॉल्यूशन की ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से। इस तरह से जो हमें आंसर मिलेगा, दैट विल बी दी वैन हॉफ फैक्टर। तो इसलिए हमने कहा Van Hoff factor is the ratio of observed value of colligative property to the normal value of colligative property, and it is determined, not determined, it is represented by the symbol I। तो एक बार फिर से बोर्ड पे देखते हैं। It is defined as the observed value of colligative property। It is defined as the ratio of the observed value of colligative property to the normal value of colligative property। So formula क्या होगा? That Hoff factor I equals to observed value of colligative property divided by normal value of colligative property। तो होप करता हूं इस फार्मूले को आप यूज करेंगे, याद रखेंगे और आगे हम उसको यूज करने वाले हैं। अब स्टूडेंट एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हम वैन हॉफ फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ मोलर मास भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है आप जानते हैं मोलर मास एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैन हॉफ फैक्टर। तो यहां पे देखिएगा, मैंने अभी भी आपसे कहा, देखिए स्टूडेंट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम वैन हॉफ फैक्टर में क्या चेंज ला सकते हैं? Van Hoff factor I is equal to, स्टूडेंट, ये नॉर्मल वैल्यू है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से जो हमें मोलर मास मिलेगा सॉल्यूट का, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल मोलर मास। तो ये हम ले लेंगे नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से जो हमें सॉल्यूट का मोलर मास मिलेगा,
दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे ऑब्जर्व था ऊपर न्यूमरेटर, यहां पे आपने इसको डिनोमिनेटर बना दिया यहां पे। मैं होप करता हूं आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा स्टूडेंट। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, इससे आपको मिलेगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड इट्स ऑब्जर्व्ड मोलर मास दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए जब आप सॉल्यूट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जब आप वैट हाफ फैक्टर को यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, तो स्टूडेंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और हमारा रिलेशन बनेगा वैट हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। मैं होप करता हूं ये उल्टा क्यों हो गया आप समझे होंगे। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और यहां पे मोलर मास की बात हो रही है। मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इससे जो मोलर मास मिलेगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो नीचे आ जाएगा और नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास मिलेगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मोलर मासेस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये तो स्टूडेंट अभी तक हमने सिर्फ स्टेटमेंट स्टडी किया है कि वैट हाफ फैक्टर को हम किस तरह से स्टेट कर सकते हैं, टू डिफरेंट वेज से। नंबर वन, वैट हाफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, and in terms of molar mass, Van Hoff factor is the ratio of the normal molecular mass, normal molar mass to the observed molar mass। मैं होप करता हूं आप ये बात याद रखे हुए हैं कि वैन हॉफ फैक्टर का कंसेप्ट तब अराइज करता है जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है पार्टिसिपेट करे इन द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन और इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम 3 केसेस लेंगे। वैट हाफ फैक्टर आई का वैल्यू इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या हो सकता है, वैट हाफ फैक्टर आई का वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, और वैट हाफ वैल्यू जो है फैक्टर का वैल्यू, वैट हाफ फैक्टर का वैल्यू तब क्या होगा जब सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन और ना तो डिसोसिएशन होगा। तो आइए पहले डिसोसिएशन का केस स्टडी करते हैं और सभी बोर्ड पे लिखेगा और कुछ बातें लर्न करनी होंगी आपको। इन केस ऑफ डिसोसिएशन याद रखिए जो मैं एग्जांपल से समझाने वाला हूं, वैट हाफ फैक्टर आई इज ग्रेटर देन 1। Students, very important point. That half factor I is always greater than 1 in case of dissociation. ये क्या है, ये कब हो सकता है, आइए इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या मैं कह रहा हूं आपसे केस नंबर 1, that half factor I is always greater than 1 in case of dissociation of solute. Let's understand why. जब हम कोई सॉल्यूट लेंगे उसको हमने सॉल्यूशन बनाने में यूज किया और लेट अस सपोज सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन हो गया। जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसोशिएट करेंगे तो छोटे छोटे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फॉर्म होंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। पहले थ्योरेटिकली समझिएगा। आई टेक सम सॉल्यूट एंड आई पुट इट इन द सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। लेट अस सपोज दैट सॉल्यूट undergoes in the process of dissociation. Solute particle breaks and forms number of very small solute particles. Now
ड्यू टू डिसोसिएशन number of solute particles increase in the solution. When number of solute particles increase in the solution, the value of colligative property also increases. और स्टूडेंट जब colligative property का वैल्यू इंक्रीज करेगा, खुद बताइए, colligative property is inversely proportional to molar mass. तो जब डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट की वजह से सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा सॉल्यूट का वो डिक्रीज हो जाएगा। होप करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जब इंक्रीज किया तो मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास सॉल्यूट का कम हो जाएगा। किससे? देन द नॉर्मल मोलर मास से। तो जब आप वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, ऑब्जर्व्ड मोलर मास सॉल्यूट का अगर लेस होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट तो आई का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट आई से दैट हाफ फैक्टर आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सभी स्टूडेंट यहां फोकस कीजिएगा, एग्जांपल लो। सपोज आई हैव 1 मोल ऑफ NaCl। स्टूडेंट आई हैव 1 मोल ऑफ NaCl इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, पानी में 1 मोल NaCl लिया गया है और एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया है। ये 1 मोल NaCl लेट अस सपोज कंप्लीटली डिसोशिएट करता है वाटर के अंदर और 1 मोल Na पॉजिटिव आइंस एंड 1 मोल क्लोराइड आइंस बनते हैं। अब बताइए सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? हमने तो सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल लिए थे, 1 मोल NaCl, लेकिन जब ये सॉल्यूट डिसोशिएट करा तो 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव फॉर्म हुए तो टोटल 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल हो गए। तो स्टूडेंट जब 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल हुए, हमने तो सॉल्यूशन में सिर्फ 1 ही मोल सॉल्यूट पार्टिकल लिए थे, डिसोसिएशन हो गई और 2 मोल हो गए सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब बताइए स्टूडेंट 1 मोल 1 मोल ये आपको मिल रही है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड का मीनिंग क्या कहा था मैंने? सॉल्यूट की एसोसिएशन के बाद, सॉल्यूट की डिसोसिएशन के बाद जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे दैट विल बी दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट अब देखिए आई वैट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, पहले मैं पहला फॉर्मूला लगाता हूं, वैट ऑफ फैक्टर आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल, तो स्टूडेंट 2 हो गया, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स जो आपने लिए थे। कितने एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए थे? 1 मोल। तो हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया 1। दोबारा से दैट ऑफ फैक्टर आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये मिल रही है हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल प्लस 1 मोल आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल, तो 2 डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस बिफोर डिसोसिएशन जो हमने लिए थे मोल्स 1 मोल, तो स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 2। और जब ये इक्वल्स 2 आया है द आंसर इज आई दैट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। और जब दैट ऑफ फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 आया है तो स्टूडेंट इससे आगे ये भी याद रखना आपने, जो मैं समझाने वाला हूं आपने समझा हुआ पहले का भी, ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज लेस देन नॉर्मल मोलर मास। मैंने तो अभी तक ये वाला रिलेशन यूज किया है ना, अब मैं ये वाला यूज करने वाला हूं। लगता नहीं आप मेरी बात सुन रहे हैं। पहले मैंने कहा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मेरे एग्जांपल में 1 + 1 2। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये 1, तो आई का आंसर 2 आया, यानी कि ग्रेटर देन 1।
अगर इसी को हम मास की रिस्पेक्ट में करें, मोलर मास की रिस्पेक्ट में करें और ये वाला रिलेशन यूज करें, मोलर नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तब भी आपको आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। कैसे? देखिए, सॉल्यूट है, डिसोशिएट करा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर सॉल्यूशन में इंक्रीज कर गया। सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज करने की वजह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी इंक्रीज कर गया। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिए। तो जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो होगा स्टूडेंट, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम हो जाएगा। किससे? नॉर्मल मोलर मास से। तो जब आप इस रिलेशन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, नॉर्मल मोलर मास अगर आपका ज्यादा होगा, उसी सॉल्यूट का अगर ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम होगा, तो जब आप डिवाइड करेंगे, नॉर्मल मोलर मास ग्रेटर वैल्यू है, उससे ऑब्जर्व्ड मोलर मास की अगर स्मॉलर वैल्यू है डिवाइड करेंगे, तो आई का आंसर आपका आएगा ग्रेटर देन 1। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, that half factor I is always greater than 1। और जब that half factor I greater than 1 आ रहा है, इसका मीनिंग ऑब्जर्व्ड मोलर मास लेस है नॉर्मल मोलर मास से। होप करता हूं आप इसको याद रखेंगे और लास्ट में मैं इसको रिकैप्चुलेट करूंगा जब हमारा टॉपिक फिनिश होगा। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या लिखेगा, देखिए इसका, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, मैंने पहले ही लिख के रखा है आई, दैट ऑफ फैक्टर आई इज ऑलवेज लेस देन 1। हम समझेंगे कैसे, पहले आप प्रैक्टिकल समझते हैं फिर एग्जांपल लेंगे। सॉल्यूट है सपोज कीजिए, और सॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे, तो जो एसोसिएटेड सॉल्यूट पार्टिकल बनेंगे नेचुरली वो बिगर होंगे, एंड बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज करेगा। जब सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर डिक्रीज करेगा तो नेचुरली जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, वो भी डिक्रीज करेगी। और जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डिक्रीज करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वो भी डिक्रीज करेगा। और जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो मोलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का जब डिक्रीज करेगा, तो सॉल्यूट का जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। किससे? ऑब्जर्व्ड मोलर मास हाई होगा, नॉर्मल मोलर मास कम होगा, और जब ये वैल्यूज आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आई का वैल्यू लेस देन 1 मिलेगा। पहले बोर्ड पे एग्जांपल से लेते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, ये एसिटिक एसिड है, मैं बता चुका हूं पिछले टॉपिक में, और एसिटिक एसिड को मैंने बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर लिया है और सॉल्यूशन बनाया है। बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। एवरी 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डाइमर का फॉर्मेशन होता है। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था डाइमर, वहां पे देख लीजिएगा अगर आपको भूल चुका है। सपोज करो मैं अपनी रिएक्शन में क्या आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के हैं बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर एसिटिक एसिड के इस तरह एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। CH3COOH। स्टूडेंट ये एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, और ये दूसरा CH3
COOH और ये सेकंड मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का। और ये जो मैं डॉटेड लाइन में शो किया हूं ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुआ है। और मैंने क्या बोला आपको अपने एग्जांपल में कि ये 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के इन्होंने एक दूसरे के साथ एसोसिएट किया और एक डाइमर बन गया। अब ये डाइमर को आप एक बिग मॉलिक्यूल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कंसीडर करके चलोगे। अब आप खुद बताओ, मैंने जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए होंगे एसिटिक एसिड के बेंजीन के अंदर, उनमें से एवरी 2 मॉलिक्यूल्स बेंजीन के एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक बिग एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से हमने जितने भी एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बेंजीन में लिए होंगे एसोसिएट होने पर उनका नंबर हाफ रह जाएगा। हाफ क्यों स्टूडेंट? हाफ क्योंकि एवरी 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के कनेक्ट होके एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल डाइमर बना रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, ये जो हमारे पास एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना ये हमें बताएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, और जो बिफोर एसोसिएशन हमने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए थे 2 मॉलिक्यूल, ये हमें देंगे नॉर्मल वैल्यू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। तो आइए वैट ऑफ फैक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। I इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कब मिलती है? आफ्टर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे सॉल्यूट की डिसोसिएशन के बाद 2 मॉलिक्यूल थे, एसोसिएशन के बाद 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो ये 1 मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 1 डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल नंबर में मॉलिक्यूल्स लिए थे ये 2, ये हो गया नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर इज 0.5, यानी कि द वैल्यू ऑफ I इज लेस देन 1। मीनिंग इन केस ऑफ एसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर इंक्रीज करेगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो थोड़ा सा गलत होगा, दोबारा बोलता हूं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, और जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो इससे जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। अब देख लीजिए, और इससे आई का वैल्यू आपको लेस देन 1 मिलेगा। ये तो मैंने जो आई का वैल्यू यहां पे 0.5 निकाला है स्टूडेंट, ये मैंने इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाला है। आइए अब आपको पता चलना चाहिए, मैंने अभी भी तो आपसे कहा कि जब सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड मोलर मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होगा तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा। किससे? नॉर्मल मोलर मास से। नॉर्मल मॉलिक्यूलर लिखा है मैंने, एक ही बात है, नॉर्मल मोलर मास से। इस तरह जब आप दूसरा फार्मूला यूज करोगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला, कौन सा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला नहीं, वेट ऑफ फैक्टर वाला। वेट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू कौन सा स्टूडेंट? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो क्या बोलोगे स्टूडेंट आप? I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास वो आपका यहां पे कम होगा, नॉर्मल मोलर मास कम है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो ज्यादा होगा। तो आप खुद बताइए ना, जब आपका नॉर्मल मोलर मास का वैल्यू कम है और ऑब्जर्व्ड मोलर मास का वैल्यू आपका ज्यादा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बिगर है, उस समय आपका जो I का वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 1। ये केस हमारा सेकंड था। तो एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू, वेट ऑफ फैक्टर का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है। वेट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू लेस देन 1 होने का मीनिंग क्या है? सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इससे ऑब्जर्व्ड मोलर मास का वैल्यू हायर हो रहा है, किससे? देन द नॉर्मल मोलर मास से। सो द वैल्यू ऑफ I कम्स टू बी लेस देन 1। अब एक थर्ड केस भी हो सकता है, वो क्या है? ऐसा भी हो सकता है
कि जो हमारा सॉल्यूट है ना एसोसिएशन हो उसका और ना डिसोसिएशन हो। ऐसे केस में सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ग्लूकोज, शुगर, ये मैं ले लेता हूं, पानी में डाल लेता हूं, सॉल्यूशन बन जाएगा। ना इनका होगा एसोसिएशन, ना इनका होगा डिसोसिएशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन थे उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का एसोसिएशन नहीं हुआ, डिसोसिएशन नहीं हुआ। इससे सॉल्यूट के पार्टिकल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स के में कोई चेंज ही नहीं आएगा नंबर में, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और नॉर्मल वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दोनों सेम रहेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों का वैल्यू सेम, आंसर सेम, आई विल बी 1। और अगर ऐसा हुआ, अगर नॉर्मल वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दोनों अगर सेम है, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड नॉर्मल मोलर मास वो भी तो सेम होंगे, जिसकी वजह से द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू 1। देखते हैं बोलते हैं, इन केस ऑफ नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एग्जांपल लेते हैं, C12H22O11, दिस इज शुगर, आई टेक 1 मोल ऑफ शुगर, I put it in water, in the aqueous solution. No dissociation, no association of sugar occurs. इसलिए अगर सोल्यूशन में हमने 1 मोल शुगर पार्टिकल्स लिए थे, तो सोल्यूशन के अंदर 1 मोल ही शुगर पार्टिकल्स रहेंगे। नाउ ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, मैंने कहा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो भी कितनी 1, क्योंकि हमने 1 मोल ही तो शुगर के पार्टिकल्स लिए थे और सोल्यूशन बन भी गया, और सोल्यूशन के अंदर 1 मोल ही सॉल्यूट पार्टिकल रहे, उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आया। इस केस में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, value of normal colligative property 1, it means that normal colligative property is equal to observed colligative property। और जब आप फार्मूले में यूज करेंगे I is equal to observed value of colligative property divided by normal value of colligative property, और दोनों colligative properties का अगर वैल्यू एक ही है तो इसका मतलब I का वैल्यू आंसर कितना आएगा 1। और ये भी आपको मालूम है, अगर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास सॉल्यूट के वो भी क्या होंगे, सेम। तो जो दूसरा फार्मूला है I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, उसमें जब आप ये मोलर मास सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि दोनों मोलर मास सेम है, I का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अब यहां से स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या निकले, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलना, इसका मीनिंग होता है कि सॉल्यूट इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हायर है देन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड सो ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम है देन नॉर्मल मोलर मास। अगर I का वैल्यू लेस देन 1 आता है, इसका मतलब सॉल्यूट एसोसिएशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कम हो रहा है, इससे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है देन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑब्जर्व्ड मोलर मास सॉल्यूट का हायर हो जाएगा देन द नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और I का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर किसी सॉल्यूशन के लिए I का वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाता है, इसका मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि सॉल्यूट का
ना एसोसिएशन हो पा रहा है, ना डिसोसिएशन सॉल्यूट का हो पा रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, मोलर मास की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आ रही है। यह तब होगा जब I का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा। तो स्टूडेंट फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे यूज कब होती हैं? जब सॉल्यूट का सॉल्यूशन में ना एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन। लेकिन मैनी केसेस में जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस फैक्टर को इंक्लूड करने के लिए कि ऐसा हो सकता है कि हमारा सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा हो या डिसोसिएट कर रहा हो सॉल्यूशन के अंदर, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैन हॉफ फैक्टर। अगर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट कर रहा है, तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो जो एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी थी वो आप सेम फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है इन टर्म्स ऑफ वैन हॉफ फैक्टर। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको एक्सप्रेशंस को आई वैन हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कब? जब सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा हो या फिर डिसोसिएट कर रहा हो। तो यहां देखिएगा, all the colligative properties have been modified in terms of Van Hoff factor। कब मैं आपसे कह रहा हूं? जब सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट कर रहा हो। जब सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं कर रहा हो तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वही एक्सप्रेशंस यूज करनी है जो आपने अंडरस्टैंड की है। लेकिन अगर सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो एक्सप्रेशन स्टडी की है आपने उनको मॉडिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ वैन हॉफ फैक्टर। आई से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा है आपने। P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था XD मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई कर दिया गया वैन हॉफ फैक्टर से I से, तो I XD सब वैन हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। आप I नहीं पढ़े थे पहले, I से मल्टीप्लाई कर देना आपने। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा था CRT। जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैन हॉफ फैक्टर तो पाई इज इक्वल टू ICRT। तो जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां ये हमारा वैन हॉफ फैक्टर हमने यहां पे यूज किया है। ये कब यूज करना है, ये कब रिलेशन यूज करना है? अगर सॉल्यूट का सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है और ऐसे सॉल्यूशन का आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहां आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्सप्रेशंस होंगी उनको I से मल्टीप्लाई करना होगा। तो होप करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड किए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट इसका खत्म हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ वैन हॉफ फैक्टर है, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा स्टूडेंट। तो यहां याद रखिएगा, वैन हॉफ फैक्टर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर होता है तो वहां पे सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आ जाएगी और उसी चेंज को करेक्ट करने के लिए वैन हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। किसी सॉल्यूशन के लिए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव्स में आता है एग्जाम में, I का वैल्यू लेस देन, पहले ग्रेटर देन से करते हैं, लर्न होना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन के लिए I का वैल्यू ग्रेटर देन 1, सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है। किसी सॉल्यूशन के लिए I का वैल्यू लेस देन 1, सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है। किसी सॉल्यूशन के लिए I का वैल्यू इक्वल टू 1, सॉल्यूट का ना हो रहा है एसोसिएशन और ना हो रहा है डिसोसिएशन। तो एप्लीकेशंस ऑफ वैन हॉफ फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में ले रहा हूं, लेकिन वो लेक्चर करने से पहले इसको अच्छी तरह से आपने स्टूडेंट रिवाइज करना है।
अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू द एप्लीकेशंस। और मेरे कैमरे से हटने के बाद कुछ सेकंड्स तक कैमरा मोड पे रहेगा और आप स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद नोट करें। थैंक यू।